के शो में। कौमी एहतसाब ब्यूरो की शानदार कारकर्दगी, अहम तरीन हकाइक मंजर आम पर। एहतसाब का कड़ा शिकंजा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख में बेहतरी। नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी, नैब पुरअज़म। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज बहुत अहम मौजू पर हम बात करने लगे हैं। हम आपके सामने कुछ अहम हकाइक रखने लगे हैं, कुछ ऐसी बातें जो गुज़श्ता दिनों होती थी मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से। न सिर्फ सियासतदान बल्कि ब्यूरोक्रेसी की बात करें, आप ऐसे साबिक एक्स सर्विसेज के लोगों की बात करें जिन पर कोई सोच ही सकता था हाथ डालने का, लेकिन हमने देखा कि जो ही नैब के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई, चेयरमैन नैब नए जावेद इकबाल साहब आए और इस तब्दीली के साथ कुछ बड़ी तब्दीलियां इस तरह से आईं, वो इस तरह रोनमा हुई, हमारे सामने आईं जो हम सोच नहीं सकते थे कि जहां जहां हाथ नैब ने डाला। ये वही नैब था जिसके बारे में आला तरीन अदालत के रिमार्क्स ये थे कि नैब मुर्दा हो चुका है, नैब जो है इस पर इज अ डेड बॉडी। लेकिन वही नैब फिर जिंदा हुआ और फिर वो बहुत से लोग उस नैब के रेडार या शिकंजे में आए जिनके बारे में हम शायद तसव्वुर नहीं कर सकते थे। आज आप देखें, आज ही के मंजर को देखें, किसी का फ्रंटमैन, किसी का राइट हैंड गिरफ्तार हो रहा है, कोई खुद गिरफ्तार हो रहा है, कोई खुद जेलों में सलाखों के पीछे, यानी सलाखों के पीछे जाने से मतलब कि कानून हरकत में आया है, अकाउंटेबिलिटी का रेडार हरकत में आया है। किसी का राइट मैन, किसी का लेफ्ट मैन, किसी का राइट हैंड, किसी का फ्रंट मैन। इस वक्त नैब जो है इस वक्त हर एक पर अपना फोकस करके हुए बैठा हुआ है। वो सूबा सिंध की बात करें, सूबा बलूचिस्तान की बात करें, सूबा खैर पख्तूनख्वा या सूबा बलूचिस्तान की बात करें। इस अहम तरीन मंजरनामे में जहां मैं बता रहा हूं किसी का दोस्त, किसी का राइट हैंड, किसी का फ्रंट मैन गिरफ्तार हो रहा है, कुछ दिन कबल क्या सूरत हाल थी, इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक इंटरव्यू की एक साउंड बाइट सुनाऊंगा जिसमें एक पार्टी, एक मशहूर सियासी रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली, साबिक सदर आसिफ जरदारी, एक बड़ी प्रोमिनेंट और रिस्पेक्टेड शख्सियत है, उनकी तरफ से हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया गया। आपको चेयरमैन नैब कितने इंडिपेंडेंट हैं, असर्टिव हैं, क्या उनकी पॉलिटिशियंस की नजर में क्या इस वक्त उनका स्टेटस है, वो इस इंटरव्यू के छोटे से क्लिप से अंदाजा होगा। लेट्स हियर दिस, क्या कहा था आसिफ जरदारी साहब ने, लेट्स हियर दिस, आप सब सुने। ये चेयरमैन नैब तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरत से, इत्तेफाक राय से आया था। जी जरूर आया था, मगर वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी ऐसा ना हो कि जैसे सैफुर रहमान को मेरे पैरों में गिरना पड़ा, आपके सामने गिरा, कभी इनमें से किसी को गिरना पड़े दोबारा, तो ये भूल जाते हैं ना। आप चेयरमैन नैब को थ्रेट तो नहीं कर रहे? मैं चेयरमैन साहब को नहीं, मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों को थ्रेट कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे पर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए। आज जेआईटी रिपोर्ट आने के बाद हम सब जानते हैं कि किस पर कितने केसेस बन रहे हैं, कौन नैब पेश हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन गिरफ्तार हो रहा है, किसकी गिरफ्तारी सुबह सिंध से हो रही है और उसको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है, वो किसका राइट हैंड है, किसका फ्रंट मैन है, इस बारे में शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। मंजर हमने खुद देखा है जब पिंडी के अंदर भी नैब में पेशियां हुई हैं, वो चाहे सीएम सिंध की हो, और अच्छी बात है क्योंकि कानून और रियासत के इदारों के सामने वो पेश हो रहे हैं। लेकिन ये लहजा था, बताने का मकसद ये है आपको कि ये वो लहजा था, ये वो टोन थी, वो एटीट्यूड था जो कुछ दिन कबल तक था चेयरमैन नैब के आने से कबल। और चेयरमैन नैब जब थे तब भी तासुर यही था कि शायद ये चेयरमैन नैब भी ऐसी है कि थोड़ा धमका कर, थोड़ा वजनदार आवाजें बोलकर इनको भी हम इस वक्त अपने प्रेशर में या बर्डन में ला सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है। ये बात पार्लियामेंट में भी गूंजी, जब पार्लियामेंट के अंदर आसिफ जरदारी साहब का खिताब, तो वहां पर भी इस बात का चर्चा हुआ, चेयरमैन नैब का और नैब के कंडक्ट का जिक्र हुआ, तो वहां पर भी उन्होंने कुछ अपने से मुतल्लिक केसेस के बारे में आसिफ जरदारी साहब ने क्या कहा था, ये भी हम आपको पहले सुनवाते हैं। पार्टीज भी सोच रही हैं कि नैब के चेयरमैन के पास जाएं। फिर नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों?
नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। और ये दोस्तों मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। मसला शायद कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने ये देखा कि जो वजीर आजम नामजद थे इमरान खान साहब थे उस वक्त, वो भी एक हेलीकॉप्टर केस में नैब में पेश हुए, पेशावर में जाके नैब के ब्यूरो में पेश हुए। हमने नवाज शरीफ साहब को नैब के बारे में बहुत कुछ कहते सुना, बतौर वजीर आजम भी जब बात इसहाक डार साहब या बात वजारत खजाना के कुछ सेक्रेटरीज या ब्यूरोक्रेसी की तरफ आ रही थी, तो नवाज शरीफ साहब का भी बयान हमने नैब के खिलाफ सुना। लेकिन हमने देखा कि फिर नवाज शरीफ साहब किस तरह से अपने खिलाफ केसेस को सामना आज तक कर रहे हैं, वो जेल भी गए हैं, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से पेश भी हो रहे हैं और नैब के सामने इस वक्त पेश हो रहे हैं। तो नैब के सामने सब पेश हुए, लेकिन जो टोन है, जो एटीट्यूड है, वो ये था कि हम और नैब यानी हमारा स्टेटस और चेयरमैन नैब का क्या स्टेटस, हमें बुलाएगा चेयरमैन नैब, हमसे पूछेगा चेयरमैन नैब, हमारे खिलाफ बनाएगा केसेस चेयरमैन नैब। ये कहां बना सकता है? आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि हैसियत, ये बातें थी जो होती थी और ये दर हकीकत था ऐसा, ये नैब था ऐसा जो हम सोच नहीं सकते थे, जो आज हम आपको बता रहे हैं। जब आप देखते हैं कि बड़े बड़े नामों पे हाथ डाला जा रहा है, तो ये हकीकत नहीं थी, तभी इस तरह की बातें थी। और आज क्या ये कह सकते हैं ऐसी बात? आज की ऐसी बात कही जा सकती है जावेद इकबाल साहब के बारे में, चेयरमैन नैब के बारे में? ये वो तब्दीली है, ये वो डिफरेंस है जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाह रहा हूं इस प्रोग्राम में। और मैं इस बात को, चेयरमैन नैब ने जो बात खुद भी की कि बड़े बड़े मगरमच्छों पर, यानी जो बिग फिशेस हैं, चेयरमैन नैब ने भी कहा कि उन्होंने किस तरह, जब तसव्वुर में नहीं था कि वो लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, तसव्वुर में नहीं था कि वो हवालात पे जा सकते हैं, तसव्वुर में नहीं था कि उन पर नैब हाथ डाल सकता है, हमने उन पर भी हाथ डाला। लेट्स हियर दिस, चेयरमैन जावेद इकबाल साहब ने जो कहा इस बारे में, लेट्स हियर दिस। इस वक्त वो लोग जिनको आप आंख उठा के देख नहीं सकते थे, वो या नैब की हवालात में हैं या जेल में हैं। आम जुबान में कहा जाता है कि जी नैब मगरमच्छों पे हाथ नहीं डाल रही। नैब न सिर्फ मगरमच्छों के हाथ उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रही है, बल्कि उनके मुंह से नवाला भी खींच के ला रही है जो गरीब आदमी का हक था, ताकि उसे गरीब आदमी तक पहुंचाया जाए। और जब बात गरीब आदमी की आ रही है, तो फिर अक्सर दूसरा एतराज नैब पर यह उठता है कि नैब जो है जी वो सियासतदानों के पीछे तो लगा है, या उन केसेस से कुछ आ नहीं रहा, या मिसाल के तौर पर ये जो आम आदमी है उसकी कंसर्न तो नैब नहीं सुन रहा। यानी पहली तो बात यह कि चेयरमैन नैब की अपनी अथॉरिटी को चैलेंज लोग करते थे और आपको हमने सुनवाया किस तरीके से करते थे। उसके बाद अब तनकीद होती है जी आप मेगा केसेस जो आप बात करते हैं, वो मेगा केसेस तो दरअसल पॉलिटिशियंस के हैं, उसका आम आदमी से ताल्लुक नहीं है, वो जी मेरी जो रोजी रोटी है उससे ताल्लुक नहीं है, महंगाई से ताल्लुक नहीं है उन केसेस का, यानी मुझे जिस चीज से असर पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, उससे ताल्लुक नहीं है। वो मेगा केसेस हैं, वो तो आप सियासतदानों के पीछे लगे हुए हैं, आप मेरी महंगाई या मुझे जो हो रहा है उससे पे क्या आप कर रहे हैं इस वक्त। अब ये सवाल, मैं इससे पहले कि उसकी डिटेल्स में जाऊं, आपको पहले हम सुनवा भी देते हैं कि क्योंकि चेयरमैन नैब ही की स्टेटमेंट हमने जो आज पूरा आने का मकसद ये है कि आखिर नैब कर क्या रहा है और नैब के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं। तो मेगा केसेस के बारे में कि सिर्फ मेगा केसेस क्या वो है जहां सियासतदान का नाम हो, या एक आम आदमी जब मुतासर होता है तो वो भी एक मेगा केस है? लेट्स हियर दिस, चेयरमैन नैब ने क्या कहा। एक वो गरीब आदमी जो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जमा करता है, वो 2 लाख या 3 लाख रुपए बनती है, वो किसी सोसाइटी के हवाले कर देता है, वो रकम गर्क हो जाती है, तो क्या ये उस गरीब आदमी के लिए मेगा केस नहीं है कि उसकी उम्र भर की कमाई उसको वापस मिले? मेगा केस सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी सनतकार को, किसी साहूकार को, किसी बहुत बड़े बंदे को। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने नैब 23 अप्रैल को एक एक्शन लेता है, मेगा केसेस की बात हो रही है, तो जहां कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जावेद इकबाल साहब वफाकी वजारत सेहत और ड्रैप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में अचानक जो तकरीबन इजाफा 100 से 300% का हुआ, इस इजाफे के ऊपर और करप्शन के मुबैना इल्जामात का नोटिस लेते हैं, डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म देते हैं। अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, आम आदमी की खरीद से न सिर्फ दूर हो गई हैं अद्वियात, बल्कि मार्केट में भी अद्वियात की दस्तयाबी नापैद हो गई थी।
अब ये जो तहकीकात जो ऑर्डर की गई, मिसाल आपको सिर्फ बताने की है कि जब 100 से 300% इजाफा कीमतों में अद्वियात की होता है तो उससे एक आम आदमी मुतासर होता है। आम आदमी मुतासर होता है तो उस पर नैब नोटिस नहीं लेती, ये तनकीद है। ये आपको बताया कि जी नैब नोटिस लेती है और सिर्फ सियासतदानों का नहीं बल्कि अद्वियात का भी नोटिस लिया जा रहा है। उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है उस पर सवाल हम उठा सकते हैं, लेकिन नोटिस लिया जा रहा है। एक और अहम बात जो आजकल की जा रही है वो लफ्ज एक इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। तो आज इस प्रोग्राम को करते वक्त और इस प्रोग्राम को करने से कबल हमने उन तमाम केसेस की फहरिस्त निकलवाई है, उन तमाम अहम तरीन केसेस की फहरिस्त निकलवाई है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के केसेस भी हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं जो इस पूरे मुल्क में इस वक्त चल रहे हैं नैब के, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो इंक्वायरीज क्लोज भी हो गई हैं। उन केसेस से हम अंदाजा लगा सकें कि जो लफ्ज है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के सियासी बुनियाद पर नैब आगे बढ़ रहा है, आखिर इसकी असलियत जान सकें, इसके असल हकायक तक पहुंच सकें। हमने ये कोशिश की। मिसाल के तौर पे हम अगर नैब के जो केसेस पंजाब में हैं वहीं से शुरुआत करें तो आपको पंजाब में जो मेगा केसेस हैं उस फहरिस्त में जो सब में पहला केस आपको नजर आएगा, और यह भी एक आम आदमी का केस है 13,000 मिलियन रुपीस की मुबैना करप्शन का, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अमजद का नाम आता है जो ईडन हाउसिंग के इस वक्त स्कैंडल में मेन मुल्जिम है। ईडन हाउसिंग का ताल्लुक किससे है मुबैना तौर पे, या रिश्तेदारी किससे है, ये हम सब जानते हैं, और ईडन हाउसिंग किसी सियासतदान का केस नहीं है। इसी तरह इसमें दूसरा नंबर पे जो केस आता है उस फहरिस्त में वो 13,000 मिलियन का ही मुबैना करप्शन का एक और हाउसिंग सोसाइटी का केस है जो डीएचएस सिटी स्कैम है, जिसके अंदर मुल्जिम हम्माद अरशद का नाम आता है। डीएचएस सिटी स्कैम किससे ताल्लुक रखता है, क्या माजरा है, यह बेहतर बताना आपको इस वक्त अंदाजा खुद होगा क्योंकि अंडर इंक्वायरी मामला है, लेकिन यह किसी सियासतदान का केस नहीं है। इसी तरह से अगर हम सियासतदानों की बात करें नैब की पंजाब की फहरिस्त में, तो आपको इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज का नाम पहले दो जो लाइंस है उसमें नजर आएगा, लेकिन फिर आपको मंजूर वट्टू साहब का नाम नजर आएगा जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की एक इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ अंडर प्रोसेस है। इसी तरह इस लिस्ट में आपको जहां साद रफीक साहब का नाम नजर आएगा जो जेर हिरासत है नैब के, वहां आपको अलीम खान का नाम भी नजर आएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वजीर हैं और इस वक्त जेर हिरासत हैं। इसी तरह से यहां मोनस इलाही, परवेज इलाही साहब साबिक वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे का नाम भी नजर आएगा, जहां भी एसेट्स केसेस में इंक्वायरी अंडर प्रोसेस है। अभी मौजूदा स्टेटस क्या है ये आप इस वक्त क्योंकि मामला अदालतों में है, बहुत सी इंक्वायरीज क्लोज भी हुई हैं इसमें से, लेकिन ये वो तमाम लिस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं सूबा पंजाब से मुतालिक। इसमें आपको मुदस्सिर कय्यूम और बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी नजर आएंगे, एमएनएस के नाम भी नजर आएंगे। इसमें आपको चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ और चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ एक एसिड केस भी नजर आएगा। यही नहीं, अगर आप इस फहरिस्त में मजीद जाएं और अगर आप नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो आप देखें तो वहां सब में पहला जो शुरू के नामों में जनाब शौकत अजीज जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जनरल मुशर्रफ साहब के जमाने में, उन पर एक एसिड बियॉन्ड मींस की इंक्वायरी है जो भी पंजाब में इस वक्त मौजूद है। पंजाब के पास, नैब पंजाब के पास केस है। इसी तरह शौकत तरीन एक्स मिनिस्टर फाइनेंस का केस है जो कि रेंटल पावर प्लांट्स में एक रेफरेंस आईपीपीस केस में इस वक्त है, जो भी नैब लाहौर के पास इस वक्त केस मौजूद है। और शौकत तरीन साहब खुद भी कह चुके हैं कि इसी केस की वजह से वो वजारत खजाना का ओहदा या कोई भी हुकूमत में ओहदा जो है वो नहीं संभाल सके। इसी तरह जुल्फी बुखारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त एडवाइजर भी हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी है ऑफशोर कंपनी केस में, ये भी सूबा पंजाब लाहौर से ताल्लुक रखती है। ये केसेस पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो उसकी इत्तेहादी है उनके खिलाफ चल रहे हैं। यहां पर बहुत से केसेस पंजाब में जो बंद भी हुए, जिसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का केस है, वजीर इत्तलात हैं, और ये आज की फहरिस्त नहीं है, ये चंद माह कबल की फहरिस्त है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि उनकी केसेस बंद होने का ताल्लुक उनकी वजारत इत्तलात से था। ये केसेस कुछ दिन कबल जो बंद हुए थे, इफ्तिखारुल हसन राहीला कौसर जो कि एक्स एमएनए हैं, इफ्तिखारुल हसन भी एक्स एमएनए हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की इंक्वायरी क्लोज हुई। इसी तरह सूबा पंजाब में, यानी ये इंक्वायरीज जो है सूबा पंजाब में चल रही थी और बड़े अहम लोगों के खिलाफ चल रही थी, और इसमें पीएमएलक्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से चेयरमैन नैब ही की स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं। आपको फहरिस्तें हमारे पास बहुत है, हमने सूबा सब बलोचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की फहरिस्त निकाली है और आपको बताना डिटेल में, लेकिन चेयरमैन नैब ने इस लफ्ज और इस्तिलाह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बारे में क्या कहा है, लेट्स हियर दिस। एक साहब जब रोस्टिंग पर आते हैं और कहते हैं जी नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो फिर मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है क्या और नैब इसको किस तरह कह रहे हैं। जब पहले दिन ये कह दिया था
कि नैब का सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नैब का सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। तो ये तो अब आपको दस्तावेजी सबूत और फहरिस्तों के साथ दिखाया है कि नैब का सियासत से ताल्लुक नहीं, क्योंकि बिला तफरीक हर सियासी जमात के खिलाफ मामला आगे बढ़ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद आपको मजीद तफसीलात, कुछ और फैक्ट्स, शोर जो सुन रहे हैं इस वक्त आप नैब के खिलाफ, उस शोर के पीछे असल हकीकत क्या है, हम वहां तक पहुंचेंगे बेनकाब में। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। बैक आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन तफसीलात रख रहे हैं, सबूतों के साथ, दस्तावेजात के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, कि आखिरकार चल क्या रहा है, असल में क्या चल रहा है और शोर क्या हो रहा है, असल हकीकत क्या है, और जो बनाई जा रही है, जो पोर्ट्रे की जा रही है, जो प्रोपगेट की जा रही है, एक फेक रियलिटी, वो असल में क्या है। चेयरमैन नैब के आने के बाद से जो पॉलिटिशियंस का रवैया तब्दील हुआ, वो पहले क्या समझते थे चेयरमैन नैब को, बाद में अब क्या कहते हैं, जब बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डाला है। जो पहले कहते थे कि हैसियत क्या है चेयरमैन नैब की कि मुझे बुलाएं, और अब आप खुद देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरह तब्दीली आई है। तो ये चेयरमैन नैब के आने से फर्क पड़ा है। केसेस की तफसीलात, क्योंकि बड़ा चर्चा इस वक्त है, मैंने आपको बताया कि नेशनल लेवल पे जो केसेस हैं, उसके बाद सूबे सिंध बड़ा जरूरी है, क्योंकि ज्यादा जिक्र सूबे सिंध से भी अब आवाज उठ रही है, चारों तरफ से है वैसे तो, लेकिन यहां पीपल्स पार्टी, लोगों का तासुर है केसेस पीपल्स पार्टी पर है। नहीं, ऐसा नहीं है। केसेस वसीम अख्तर मेयर कराची पर भी हैं, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी है इन करप्शन इन केएमसी फंड्स। ये नैब सिंध के पास केस है, नैब कराची के पास स्पेसिफिकली ये केस मौजूद है। आदिल सिद्दीकी फॉर्मर मिनिस्टर हैं, इनके खिलाफ एक इंक्वायरी है इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेशन है बल्कि अब, और ये इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आ चुकी है। जनाब लियाकत जतोई साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब रुकन है, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी है एसेट्स केस में। इसी तरह पीर सबकतुल्लाह राशिदी साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल से ताल्लुक रखते हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, इनके खिलाफ एक इंक्वायरी है इन इलीगल अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स, और ये भी नैब सिंध के पास मामला है। इसी तरह हम कहते हैं जी, सुनते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हो रहा। ये जो मैंने नाम आपको बताएं, ये नाम सूबे सिंध के एमक्यूएम यानी पीटीआई की इत्तेहादी जमात से ताल्लुक रखते हैं और पीएमएलएफ या जीडीए से ताल्लुक रखते हैं। तो ये बताना जरूरी है कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो भी आपको चेयरमैन नैब की गुफ्तगू सुनवाई थी, ये अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। इसमें अगर पीपल्स पार्टी के 7 नाम है तो उसी तरह 3 या 4 नाम दीगर जमातों के भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो कुछ नहीं हो रहा। अगला इल्जाम हम सुनते हैं जी कि खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई केस ही नहीं है, वहां कोई करप्शन नहीं है क्या? वहां पर भी केसेस है, और वहां जो अमीर मुकाम साहब हैं, जो इस वक्त पीएमएलएन के सरबरा हैं सूबे खैबर पख्तूनख्वा के, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी है इन एसेट बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। जो सदर हैं वहां के खैबर पख्तूनख्वा के, परवेज खटक साहब, साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इस वक्त वजीर दिफा, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इन लीज ऑफ मालम जब्बा रिजॉर्ट लीज एंड हेलीकॉप्टर केस। ये नैब केपी के पास केस है। इसी तरह मुरीद काजिम एक्स मिनिस्टर केपी, अकरम दुर्रानी जो जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, उनके खिलाफ केस है। कैप्टन मोहम्मद सफदर नवाज शरीफ साहब के जो दामाद हैं, उनके खिलाफ केस है। उस्मान सैफुल्लाह, आजम खान साहब कौन है? आजम खान साहब इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ केस है नैब केपी के में। इसी तरह से नईम खान एक्स फेडरल सेक्रेटरी, मलिक नवेद, ताहिर हयात खान, अमजद अली खान एक्स चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा है। तो ये भी ब्यूरोक्रेसी का इस वक्त भी हिस्सा है, मेजर हिस्सा है। इनका ताल्लुक पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त है, केस नैब खैबर पख्तूनख्वा के पास है। तो ये कहना कि खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में उधर कोई केस नहीं है, फैक्ट्स क्या कह रहे हैं हम आपको ये बता रहे हैं। इसी तरह से जो सूबा बलोचिस्तान है, वहां पर भी एक नहीं कई साबिक वज़ीर आला के खिलाफ केस हैं। असलम खान रईसानी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके खिलाफ एसेट बियॉन्ड मींस की इंक्वायरी है। सनाउल्लाह जहरी साहब के खिलाफ एक केस है। खालिद लांगो एक्स एडवाइजर जो थे सीएम ऑन फाइनेंस, यानी सीएम के एडवाइजर थे ऑन फाइनेंस, उनके खिलाफ मुश्ताक रईसानी एक्स सेक्रेटरी फाइनेंस, बड़ा मारूफ नाम है, घर से पैसे बरामद हुए थे। मीर मोहम्मद आसिम कुर्द एक्स मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, मीर शाहजहां एक्स एमडी पीटीसीएल, सादत अनवर एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, रहमत बलोच, ये तमाम नाम वो हैं जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। तो ये कहना कि नैब किसी एक सूबे के पीछे पड़ा हुआ है, नैब किसी एक सूबे में एक मखसूस पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है, ये आप कह तो सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं इन केसेस के वो कुछ और बता रहे हैं, वो लिस्ट कुछ और बता रही है, वो डॉक्यूमेंट्स कुछ और बता रहे हैं। अनफॉर्चुनेट जो रियलिटी है वो हम आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं। जो हकीकत है
वो हम आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं। नैब के अंदर अंदरूनी खाना कोई एहतसाब का निज़ाम है या नहीं है, इस बारे में नैब की जो क्लैरिफिकेशन है, यानी नैब के अंदर इसकी दो टोक वजाहत नैब में एहतसाब होता है नहीं होता। चेयरमैन नैब की एक साउंड बाइट आपको सुनाते हैं कि नैब में जो अकाउंटेबिलिटी है वो होती है नहीं होती, ये आपको पहले सुनाते हैं, उसके बाद आपको रिसेंट इकदाम इस हवाले से क्या हुआ है। ये बात नहीं है कि नैब एहतसाब से बालातर है। नैब का एहतसाब तो उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन कंप्लेंट हमारे पास आती है। जब हम रिमांड लेने जाते हैं तो रिमांड अदालत के सामने पहला एहतसाब हमारा है कि जी आपको रिमांड क्यों दें, वहां अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। उसके अलावा आपका उठा हुआ हर स्टेप मतलब जुडिशियल रिव्यू ओपन है। तो नैब में भी एहतसाब होता है और आपको इसकी मिसाल से बताएं कि 2 दिन कबल 22 अप्रैल 2019 कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जावेद इकबाल ने मोहम्मद नदीम साजिद जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं नैब कराची के, उनको 3 माह के लिए फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद नदीम साजिद डिप्टी डायरेक्टर नैब कराची को नैब एम्प्लॉइज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज 2002 के सेक्शन 11 के तहत मुअत्तल किया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जो है जावेद इकबाल ने कहा कि नैब खुद एहतसाबी के साथ साथ सबका जो एहतसाब के लिए पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। तो नैब के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो रही है, नैब में अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। जो चेयरमैन नैब कह रहे हैं ऐसी बात है तो वो हो भी रहा है कि 22 अप्रैल को यहां एक डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया 3 महीने के लिए। और भी बहुत केसेस हैं जिसके अंदर हमने देखा है कि अगर ऐसे आईओज हैं जो रिश्वत तलब करते हैं तो उनके खिलाफ भी नैब कार्रवाई करता है। तो ये इंटरनल मैकेनिज्म जो अकाउंटेबिलिटी का है ये भी इस पर सिस्टमैटिकली चल रहा है। एक तनकीद और है कि कन्विक्शन रेट नैब का सही नहीं है, यानी जो केसेस नैब शुरू करती है अदालत तक पहुंचते हैं तो अदालत में जाकर वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। कन्विक्शन रेट जो है वो नैब का वो नहीं है जो होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी तकारीर में एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं तवातुर के साथ कि नैब को अपने कन्विक्शन रेट को बेहतर करने की जरूरत है। वो ये जब कहते हैं बार बार तो वो क्या रेट कोट करते हैं, वो क्या बोलते हैं, हम उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं। वज़ीर साहब ने जब नैब पे तनकीद की है तो क्या तनकीद की थी, लेट्स हियर दिस। फोकस तरीके से नैब अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा और इतना बड़ा जाल फैला देगा, उसका नतीजा ये होगा कि कन्विक्शन रेट नैब की जो मैं आखिरी देखा था 7%, 6.5% इतनी कन्विक्शन रेट है। मैं मलेशिया गया, उनकी एंटी करप्शन में हम विजिट किया, शाह जी भी हमारी सारी डेलीगेशन थी, उनकी 90% कन्विक्शन रेट है। ये तासुर जो वज़ीर साहब ने दिया है इस बारे में, नैब ने कहा जी कि उनका कन्विक्शन रेट अबव 70% है। नैब ने इसकी तरदीद की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का जो तासुर है, शायद ये तासुर वज़ीर साहब की गलती नहीं है, शायद आम आदमी और आम लोगों का तस्वुर भी ये है कि क्या नैब जो है वो एक केस को शुरू करता है उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। ये मंतकी अंजाम क्या चीज़ है ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार ये जो हम कहते हैं कि चेयरमैन नैब केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे, ये हम आम अल्फाज में कह तो देते हैं कि ऐसा मतलब ये है कि हम अदालतों को कह रहे हैं, या हम अदालत को तो नहीं कह रहे, लेकिन हम क्या नैब को कह रहे हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर को कह रहे हैं, या नैब के इन्वेस्टिगेटर को कह रहे हैं, या चेयरमैन नैब को कह रहे हैं। जब ये कह रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं, इस प्रोसेस को समझना भी बड़ा जरूरी है। तो हमने जो चेयरमैन नैब की गुफ्तगू से हमने बातें निकाली और वज़ीर साहब की बात आपको सुनवाई, तो उनके नजदीक ये मंतकी अंजाम तक पहुंचाना दरअसल कहते कैसे हैं चेयरमैन नैब, क्या कहते हैं नैब के टर्म्स एंड कंडीशंस में, एसओपीज में। लेट्स हियर दिस, क्या कहा उन्होंने, लेट्स हियर दिस। पहली दफा इस टर्मिनोलॉजी को मैंने सुना है कि जी मंतकी अंजाम पर तो नैब कोई केस पहुंचाता ही नहीं। आपके पास एक कंप्लेंट आई, आपने कंप्लेंट की वेरिफिकेशन की, उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपने शहादतें जमा की, आपने रेफरेंस बनाया, आपने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दायर कर दिया। ये नैब की तरफ से केस का मंतकी अंजाम। तो ये मंतकी अंजाम होता है कि नैब केस बनाती है, केस बनाकर नैब अदालत तक पहुंचाती है, मुताल्लिका अकाउंटेबिलिटी कोर्ट तक मामला जाता है। तो ये है वो नैब का मंतकी अंजाम जिसको हम कहते हैं कि शायद सजा तक बात जाए तो वो मामला अदालतों के पास बाद में चला जाता है। जब नैब का काम इंक्वायरी स्टेज से इन्वेस्टिगेशन और फिर रेफरेंस स्टेज तक जो है आगे जाता है, प्रोसिक्यूशन भी उसका काम है, लेकिन मंतकी अंजाम क्या है ये आपको समझाया गया इस वक्त इस साउंड बाइट में। ये एक बड़ी अहम बात और बड़ा जो इंपॉर्टेंट तासुर है कि हैरेसमेंट के हवाले से मामला आते हैं कि नैब हैरेसमेंट कर रहा है। और मैं क्योंकि आज आपके सामने हम जो बात कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रख रहे हैं,
ताकि आपको सच्चाई और हकीकत बगैर किसी झूठ के प्रोपेगेंडे के आप तक पहुंच सके। हो क्या रहा है असल में आपको बता सकें। तो बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से हमने सुना बहुत कि यार बहुत शिकायत हैं, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमने आर्गुमेंट मौजूदा हुकूमत के आने के बाद सुना कि बिजनेस कम्युनिटी डर गई है, सहम गई है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, वो पैसा नहीं लगा रही, वो डर गई है। वो किससे डर गई है? नैब से डर गई है। क्यों डर गई है? वो जी नैब हरासा कर रहा है उनको। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो चेयरमैन नैब ने उसके लिए क्या किया? ये मेरा सवाल है। अगर ऐसा हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट जिसकी जरूरत है, मैशद इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान को, वो नहीं हो रही और नैब की वजह से नहीं हो रही, तो क्या कोई उन्होंने कंप्लेंट डेस्क बनाया? चेयरमैन नैब ने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? तो उस हवाले से चेयरमैन नैब ने क्या एक्शन लिया है और कितनी कंप्लेंट्स उनको हैरेसमेंट की फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी मौसूल हुई हैं, ये आप चेयरमैन नैब की ज़बानी सुने और उसकी डिटेल्स में मजीद आपको बताते हैं। पहले मुझे ये बताया गया कि जी वो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बड़ी खौफजदा है, वो तो कहती है कि जी नैब तो काम करने नहीं दे रहा। ये सुनकर उस रात तो बिल्कुल नींद नहीं आई। ये सोचता रहा कि ऐसा कौन सा स्टेप नैब ने उठाया है कि बिजनेस कम्युनिटी अपना काम नहीं कर रही। उसी वक्त फिर फौरी ऑर्डर किया कि नैब के एक डायरेक्टर साहब आज से बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत इस्लामाबाद और पिंडी की सुनेंगे। एक डायरेक्टर साहब को मुकर्रर किया गया, उनका नाम और टेलीफोन नंबर वहां बताया गया। आज इस बात को तकरीबन 4 महीने गुजरने वाले हैं, एक कंप्लेंट भी नहीं आई। क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं था कि जी नैब ताजिर बिरादरी को हरामसार कर रही है? तो बिजनेस कम्युनिटी अगर कंप्लेन करती है कि जी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में सुकड़ रही है, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोग डरे हुए हैं, हैरेस नैब कर रही है, तो ऐसा कंप्लेंट सेंड बनाया गया, लेकिन उधर कोई कंप्लेंट्स नहीं आई। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए इन हालात में, क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि करप्शन कम हो रही है नैब की एक्टिविटीज की वजह से, नैब की एक्शंस की वजह से करप्शन कम हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। जब वो अपना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हर साल जारी करती है तो बताती है कि पाकिस्तान की रैंकिंग जो अब 117 है 180 ममालिक से 2018 की, तो वो जो स्कोर है 33 आउट ऑफ 100 है। तो इसका मतलब करप्शन का परसेप्शन इस मुल्क में कम हुआ है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। यानी एक तरह से इदारे या जो लोग करप्शन करते थे वो अब कम करप्शन कर रहे हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी का तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए इससे, जो आलमी जो एक फिजा है उस वजह से। इसी तरह द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2018 की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, मशल एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके इंडिकेटर्स हैं, जिसमें करप्शन परसेप्शन भी एक शामिल है, करप्शन के हवाले से भी एक इंडिकेटर शामिल है। वो कहता है कि करप्शन के हवाले से मामलात में बेहतरी आई है पाकिस्तान में। गैलप का सर्वे आता है जिसकी डिटेल में मैं मजीद जाऊंगा आपको कि आम पाकिस्तानी क्या कह रहा है गैलप सर्वे के बारे में, लेकिन एक ब्रेक के बाद मजीद फैक्ट्स आपको बताएंगे। हम बेनकाब फैक्चुअली आपके सामने रख रहे हैं तमाम तफसीलात कि असल हकीकत है क्या, नैब क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और उससे फर्क क्या पड़ रहा है। लेकिन इस ब्रेक के बाद मजीद तफसीलात हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां बेनकाब में हम आपके सामने अहम तरीन हकायक बेनकाब कर रहे हैं। नैब पर होने वाली तनकीद प्रोपेगेंडा, आखिरकार वो उसकी असलियत क्या है? चेयरमैन नैब खुद क्या कहते हैं? लेकिन चेयरमैन नैब जो खुद कहते हैं उससे बढ़कर डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स क्या कहते हैं? असल हकायक क्या हैं? वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2018 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की क्या कहती है? आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो इंटरनेशनली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बनाता है वो क्या कह रहा है? मशल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कह रही है? और तो और गैलप क्या कह रहा है? गैलप क्या कह रहा है? गैलप ये कह रहा है कि एहतसाब का जो हदफ उन्होंने सर्वे किया तो उसमें 60% पाकिस्तानी नैब की कारकर्दगी से मुतमईन है। ये 60% पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि नैब हरासा कर रहा है लोगों या क्या कर रहा है? मैं एक और आपके सामने इंपॉर्टेंट बात रखूं, क्योंकि जो तनकीद एक और की जाती है वो ये की जाती है कि नैब दरअसल ब्यूरोक्रेसी पर भी, जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी पर यह इल्जाम है कि बिजनेस कम्युनिटी को नैब जो है उस पर हरासा करता है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट रुक रही है इस मुल्क में, तो यह तनकीद दूसरी की जाती है कि ब्यूरोक्रेसी भी जो है उसने काम छोड़ दिया, उसने कलम छोड़ दिया, वो साइन नहीं कर रही किसी फाइल के ऊपर। अब यह बात कि असल में है या नहीं है और क्या नैब की वजह से छोड़ा या नहीं छोड़ा है कि नैब हरासा करता है, हथकड़ियां पहनाता है, इस हकीकत में हम जाते हैं। लेकिन चेयरमैन नैब ने यह सवाल ब्यूरोक्रेसी को बुलाकर खुद पूछा कि आखिरकार क्या मैंने आपको या नैब की वजह से आप हरासा हो रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं, ये तासुर क्यों बन रहा है?
चेयरमैन नैब ने ब्यूरोक्रेसी को अपने ऑफिस बुलाकर या उनके पास जाकर उनके सामने बैठकर यह सवाल पूछा। वो क्या पूछा था सवाल, लेट्स हियर दिस, क्या कहा उन्होंने। जब से नैब ने अपना काम शुरू किया, एक बाकायदा जारहाना और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू किया गया और मेरे ज़हन में हमेशा वो जापानी कहावत मौजूद रही कि झूठ इतने तसलसल और तवातर से बोलें कि वो सच लगना शुरू हो जाए। लेकिन जब ये इल्ज़ाम आया नैब पे कि जी नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, तो वो डिसाइसिव मोमेंट था जब मैंने ये फैसला किया कि नहीं, मैं मुल्क में जहाँ भी जाना पड़ा मैं जाऊँगा और मैं आप साहब से बातचीत ज़रूर करूँगा और मैं खुल के बात करूँगा बग़ैर किसी रिजर्वेशन के। पहली बात तो यह है कि आज आप साहब ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेप था नैब का उठाया हुआ जिसने आपको बददिल किया और ब्यूरोक्रेसी पर यह इल्ज़ाम आया। मैं उसको इल्ज़ाम कहूँगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है। इसी तरह नैब की जानिब से जारी की गई हालिया प्रेस रिलीज में कहा गया कि नैब ने कभी इसी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि कभी किसी इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान को नैब को हवालात का दौरा ना तो करने से इनकार किया है, और ये आप देख भी रहे हैं इस वक्त कि ऐसे दौरे सहाफियों ने भी किए हैं जाके नैब लाहौर में कि अगर हैरेसमेंट हो रही है नैब के जो कस्टडी है वहां पर, तो वो इल्जाम भी सरासर गलत है क्योंकि ना किसी इंसानी हुकूक के कमीशन को रोका गया है ना सहाफी को रोका गया है। लाहौर में हमने खुद देखा है कि डीजी लाहौर ने जो है बुलाकर सहाफियों को दौरा करवाया, वहां का दिखाया है कि जो इल्जाम लग रहे हैं, कोई प्रोफेसर साहब लगा रहे थे कि वहां जुल्म हो रहा है, गैर इंसानी सलूक हो रहा है, तो उसकी असलियत क्या है वो फुटेजेस भी आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरह की कस्टडीज नैब बना के रखता है। लेकिन बड़ा जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी को यह बताया जाए कि असल में उनकी एफिलिएशन, उनकी वाबस्तगी वो किसी सियासी जमात से होनी चाहिए बतौर सिविल सर्वेंट्स या मुल्क पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान से होनी चाहिए। यह बात समझाने के लिए बड़ा जरूरी था जब चेयरमैन नैब ने उनसे खिताब किया है तो वहां उनको बताया है कि आपकी एफिलिएशन, आपको ये रिकमेंडेशन, ये तजवीज कि आपकी वाबस्तगी दरअसल है किससे, ये सवाल आपको पहले अपने आप से पूछना चाहिए। क्या कहा था चेयरमैन नैब ने, जरा सुने। हमारी एफिलिएशन किसी हुकूमत से नहीं होनी चाहिए। हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, तो इस्लाम के नाम पर इसे मुल्क वजूद में आया, इसने क़यामत तक कायम रहना है। अगर मुल्क ने कायम रहना है तो हमारी वफादारी मुल्क के साथ होनी चाहिए ना। हुकूमत में और रियासत में फर्क है, लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन इज टू बी ड्रॉन। आपको दोनों के दरमियान एक हद खींचनी पड़ेगी और ये मतलब अश्योरेंस अपने आप को देनी पड़ेगी और अपने दिल को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि जी हमारी एफिलिएशन जो है वो पाकिस्तान के साथ है, हम रियासत के साथ है। और ये ही शायद बात जो है इस पर कंक्लूडिंग है कि हमारी सबकी जो इस पर वाबस्तगी है इस मुल्क के साथ है और होनी भी चाहिए। वफादारी मुल्क के साथ, वो आप मीडिया से हो, वो आप सिविल सर्वेंट हो, वो आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, तो आपकी वाबस्तगी पहले पाकिस्तान से है, उसके बाद किसी और चीज़ से। और ऐसे सोचना शुरू कर दें तो बहुत से मसाइल हल हो जाए। लेकिन आज इस प्रोग्राम का मकसद क्या था? इस प्रोग्राम का मकसद आपके सामने असल हक़ाइक़ रखना तो था, लेकिन क्यों था असल हक़ाइक़ रखना मसाइल? क्योंकि इतना फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये मैं नहीं, चेयरमैन नैब अगर जावेद इकबाल साहब नहीं कोई और हो कल को, लेकिन अगर नैब वैसे तो इदारा अच्छा काम कर रहा है तो हम बतौर मीडिया, अगर हमारा ज़मीर साफ है तो हम खड़े होंगे। अब तक खड़ा हुआ है इस वक्त, और क्यों खड़ा है? क्योंकि अगर ज़मीर साफ है और वहां भी अगर हमें कार्रवाई और कारकर्दगी बेहतर नजर आई तो साथ खड़े होंगे। लेकिन हमने ये किया क्यों, ये आपको इसलिए बताते हैं कि जब चेयरमैन नैब अपनी ज़बानी कहते हैं कि इतना मुश्किल दौर उन्होंने नहीं देखा जिंदगी में, और वो क्यों कहते हैं कि क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या आवाज़ है इस वक्त, इसलिए हमें ऐसी आवाज लानी पड़ी कि हम हकायक बता सकें। ये सुने आपके चेयरमैन नैब ने क्या कहा कि माशरे में चल क्या रहा है, जिसकी वजह से आज हमने ये प्रोग्राम किया है। जरा आप सुने चेयरमैन नैब की ज़बान। आप यकीन करें कि मैंने जिंदगी में कभी इतना मुश्किल तरीन दौर नहीं देखा जितना मैं अब देख रहा हूँ। कैरेक्टर असैसिनेशन, जात के हवाले से इस्लाम तराजियाँ, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात। इन तमाम इल्ज़ाम तराशियों में जहां हक़ाइक़ को मस करके, जहां पर मैनिपुलेट करके चीज़ों को पेश किया जा रहा है, हमने कोशिश आज ये करी छोटी सी कि हम आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, वो चाहे इल्ज़ाम हैरेसमेंट का हो या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हो, या फिर वो इल्ज़ाम बिजनेस कम्युनिटी या ब्यूरोक्रेसी को हैरेस करने का हो, या वो इल्ज़ाम ये हो जी कि चेयरमैन नैब की कोई हैसियत नहीं है, जो पॉलिटिशियन कहते हैं जी कि वो तो असर्ट ही नहीं कर सकते अपने आप को, लेकिन किया है जी असर्ट, और आप बेहतर जानते हैं मुझसे किस तरह असर्ट किया है, और जो लोग बोल रहे हैं उनको भी पता है कि किस तरह असर्ट किया चेयरमैन नैब ने अपने आप को।
कहां कहां किसके, फिर वही बात कि किसी का फ्रंट मैन और किसी का राइट हैंड तो किसी का लेफ्ट हैंड गिरफ्तार हो रहा है और होंगे, और थोड़े दिनों बाद शायद वो खुद भी अंदर हों, जो इस वक्त इल्जाम जिन पर हैं, अगर साबित होते हैं ठोस शवाहिद के साथ। आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं। आप हमारा फीडबैक के लिए फेसबुक, ईमेल और ट्विटर जिस पर आप ईमेल कर सकते हैं। आपके सामने हकायक बताते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा।